इस वक्त वो 5 आदमी एक अंडरग्राउंड बार में बैठे हुए शराब पी रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, उन दोनों ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, हमारा हाथ कुछ नहीं लगा। साथ ही उनका लड़का जिसे हम अधमरी हालत में छोड़ आए थे, वो अभी तक जिंदा है। इस पर दूसरे आदमी ने कर्कश आवाज में कहा, मुझे लगता है वो किताब उसी लड़के के पास है और शायद उसी किताब की वजह से उसकी जान भी बच पाई है। हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। शक्ति संगठन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और बचे हुए रायजादा परिवार को चुपचाप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तीसरे आदमी ने एक ही सांस में अपनी शराब का गिलास खत्म करते हुए कहा। तभी उन लोगों से बॉस ने कहा, ठीक है, पर अभी के लिए तुम लोग उस विराट के ऊपर नजर रखो। वो जानता है कि उसके माँ बाप हमारे पास हैं, इसीलिए कभी ना कभी तो हमारे पास वो किताब लेकर आएगा ही। अपने बॉस की इस बात पर सभी ने अपना सिर हिला दिया। उधर विराट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था और उस वक्त अपने घर के आंगन में अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ था। विराट अभी भी उस रात की घटना को नहीं भूल पाया था। तभी अर्नव सिंह रायजादा ने विराट से कहा, बेटा, एक बात है जो मैंने तुमसे आज तक छुपा कर रखी थी। वो क्या दादाजी? फिर अर्नव रायजादा ने विराट से कहा, हमारे पूर्वज सालों से शक्ति संगठन में काम करके लोगों की सेवा करते आए हैं। तुम्हारा मकसद तो देश की सेवा करना था ना। तुम आर्मी में नहीं जा सकते तो क्या हुआ? तुम मेहनत करके खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम शक्ति संगठन के लिए काम कर सको। शक्ति संगठन हम राजपूतों ने ही मिलकर बनाई थी, जो बेगुनाहों को इंसाफ दिलाती है और उनकी रक्षा करती है। कई बार सरकार भी कई काम के लिए उनकी मदद लेती है। फिर अर्नव सिंह रायजादा ने विराट से आगे कहा, मैंने भी इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद कई साल शक्ति संगठन में काम किया था और मैं चाहता हूं कि अब तुम भी खुद को शक्ति संगठन में काम करने के लिए ट्रेन करो। यह सुनकर विराट ने हैरान होकर पूछा, आपने शक्ति संगठन के साथ काम किया है? विराट ने बहुत पहले बचपन में दादाजी के मुंह से शक्ति संगठन का नाम सुना था। दादाजी उसे शक्ति संगठन की बहादुरी की कहानियां सुनाया करते थे और विराट को वो सच में कहानियां ही लगती थी। लेकिन आज अपने दादाजी के मुंह से शक्ति संगठन की सच्चाई जानने के बाद विराट की नजरों में एक उम्मीद की लहर दौड़ी थी, जिसकी मदद से वो देश की सेवा करने का सपना पूरा भी कर सकता था और अपना बदला भी। फिर अर्नव रायजादा ने आगे कहा, मैं तुम्हारे आगे की ट्रेनिंग के लिए तुम्हें अपने एक दोस्त के पास भेज रहा हूँ। उसका एड्रेस मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है, तुम वहां मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग करना। तभी विराट ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आप परेशान मत हो, मैं आपको निराशा का मौका नहीं दूंगा और खूब मेहनत करूंगा। ये कहने के बाद विराट अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब विराट सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तब उसकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगा जिस दिन पूरा रायजादा भवन उसके अपने लोगों की लाशों से भरा हुआ था। वो दिन उसकी नजरों के सामने घूमता था और उसके भीतर की बदला लेने की आग रोज बढ़ती रहती थी। विराट अपने कमरे में पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे अपने सिर में बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ। ये वैसा ही दर्द था जैसा विराट को तब महसूस हुआ था जब उसने वो किताब निकली थी। अचानक विराट को ऐसा लगा जैसे बहुत सारी चींटियां उसके दिमाग को अंदर से काट रही हूं, जिस दर्द की वजह से वो कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने मन ही मन कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मेरा दिमाग फट तो नहीं रहा? उसी वक्त विराट को एक औरत की मीठी सी आवाज सुनाई दी, विराट, क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? अचानक से विराट के सिर में दर्द होना बंद हो गया था। फिर उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने मन ही मन कहा, ये मुझसे कौन बात कर रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये कहने के बाद विराट अपनी जगह से उठा और वापस से चलने लगा। जब विराट अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तब उसे अपने कान में फिर से वो आवाज सुनाई दी, विराट, क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? वापस से वो आवाज सुनकर विराट फिर से हैरान हो गया और उसने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, आप कौन? तभी उस औरत ने अपनी खूबसूरत मीठी आवाज में कहा, विराट, तुम घबराओ मत, अब से मैं तुम्हारे दिमाग में ही रहूंगी। ये सुनकर विराट का पूरा शरीर कांपने लगा और उसने कहा, लेकिन आप है कौन? इंसान या कोई भूत? तभी उस औरत ने विराट से कहा, मैं देवी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ।
जो किताब तुमने उस दिन निकल ली थी, तुम उनके मंत्रों का जाप करके अपने शरीर के भीतर 1000 नाड़ियों को वश में कर सकते हो। जैसे जैसे तुम एक एक करके अपनी नाड़ियों को वश में करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी शरीर की शक्ति बढ़ती जाएगी, और जब तुम अपनी सभी नाड़ियों को अपने वश में कर लोगे, तब तुम सर्वशक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल है। अगर इन 2 सालों के अंदर तुमने अपनी सारी नाड़ियों को वश में नहीं किया, तो तुम्हारे शरीर के हर हिस्से से खून बहने की वजह से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद देवी की आवाज आना बंद हो गई और अचानक से विराट के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके दिमाग को एक साथ काट रही हों। विराट दर्द के मारे कराहने लगा। फिर अचानक से उसे अपने दिमाग में एक किताब खुलती हुई दिखाई दी। ये वही किताब थी जो उस दिन विराट ने जल्दबाजी में निगल ली थी। विराट उस किताब को देखकर हैरान हो गया। उसने मन ही मन उस किताब के पन्ने पलटने चाहे, लेकिन वो किताब पहले पन्ने पर आकर रुक गई। विराट ने देखा कि उसमें मानव शरीर का चित्र बना हुआ था, जिसमें शरीर की एक एक कोशिकाओं और हिस्से को ठीक करने की विधि दी हुई थी। साथ ही संस्कृत के कुछ मंत्र लिखे थे। फिर विराट ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसे एक पल के लिए लगा कि वो कोई सपना देख रहा था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली, तब भी वो किताब उसके मन में खुली हुई थी। ये देखकर विराट ने मन ही मन कहा, वो आवाज जो मैंने सुनी थी, वो सच थी या कोई सपना? जो भी हो, अगर ये किताब सच में मुझे ताकतवर बना देगी, तो मुझे इसके मंत्रों का जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे जो भी हो, मुझे ताकतवर बनना है और अपना बदला पूरा करना है। उस घटना को करीब 2 साल हो गए थे। उस वक्त मेघालय के एक छोटे से गांव में एक मिट्टी के मकान के आगे एक 70 साल का बूढ़ा आदमी पालती मारकर ध्यान से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जिससे उसकी असली उम्र का पता नहीं चलता था। उसके सामने उस वक्त विराट भी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। इन 2 सालों के अंदर विराट का स्वभाव बहुत बदल गया था। गुस्से और बदले की भावना उसके मन में तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने मम्मी पापा को ढूंढना और अपने बाकी परिवार के कातिलों से बदला लेना। थोड़ी देर बाद उसके गुरु ने कहा, विराट, तुम अभी भी घर नहीं जा सकते। तुम्हें एक मिशन को पूरा करने के लिए मुंबई जाना। इसके आगे की वो विराट से कुछ कहते, विराट ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्हें बीच में ही रुकने का इशारा करते हुए कहा, सर, आपने मुझसे कहा था कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, इसीलिए अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और आप मुझे फिर से एक मिशन पर भेज रहे हैं। जाइए, किसी और को इस काम के लिए ढूंढ लीजिए, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये कहते हुए विराट उठा और उसने अपने सामने रखी हुई आयुर्वेदिक सोल्यूशन की बोतल को एक ही झटके में गटक लिया। विराट का ये रवैया देखकर उसके गुरु ने गुस्से में कहा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें ये मिशन पूरा करना ही होगा। एक और बात, अगर तुम ये मिशन अच्छे से पूरा कर देते हो, तो तुम्हें शक्ति संगठन से जुड़ने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर विराट ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सर, आपको क्या लगता है कि मैं कोई 3 साल का छोटा बच्चा हूँ जिसे आप अपनी बातों से फुसला लेंगे? शक्ति संगठन सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट लोगों को ही अपनी टीम में लेती थी। उस इंसिडेंट की वजह से विराट के शरीर में कई ऐसी इंटरनल इंजरीज हो गई थी, जिनकी वजह से वो चाहकर भी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट नहीं बन सकता था, जिस वजह से शक्ति संगठन कभी उसे अपने साथ नहीं रखता। 2 सालों में विराट ये बात अच्छे से समझ गया था। साथ ही उसके गुरु हर बार उसे शक्ति संगठन के साथ काम करने का सपना दिखाते थे, लेकिन उन्होंने आज तक अपने वादे को पूरा नहीं किया था। फिर विराट ने आगे कहा, ना ही मैं इंडियन आर्मी में वापस जा सकता हूँ और ना ही मुझे शक्ति संगठन अपने साथ जोड़ेगा। मुझे जो भी करना होगा अपने दम पर करना होगा। तभी विराट के गुरु ने उससे कहा, तुम्हारे दादाजी तुम्हें एक मिशन के लिए भेजना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें जाना होगा।
ये कहते हुए उन्होंने एक नंबर मिलाया और फोन विराट की तरफ फेंक दिया। विराट ने एक हाथ से वो फोन पकड़ा और फिर अपने दादाजी से बात की। जैसे ही विराट की बात पूरी हुई, उसने वो फोन अपने गुरु को पकड़ा दिया और अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगा। तभी विराट की नाक से कुछ खून की बूंदें गिरने लगी। ये देखकर विराट ने अपनी आंखें बंद की और वापस से खड़े खड़े मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद विराट ने अपने गुरु से कहा, बताइए मेरा मिशन क्या है? तुम्हें मुंबई में जाकर 1 साल के लिए विशाखा सिंह का बॉडीगार्ड बनना होगा। वो एनवी फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है। एक बार तुम अपना मिशन पूरा कर लो, उसके बाद तुम अपने दादाजी के पास वापस जा सकते हो। फिर उसके गुरुजी ने उसे 2 टिकट पकड़ाते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा मेघालय से दिल्ली का बस टिकट और ये दिल्ली से मुंबई का ट्रेन टिकट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मिशन अच्छे से पूरा करोगे। विराट को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि विशाखा सिंह कौन थी और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों थी। इसीलिए उसने अपने गुरु से कोई सवाल नहीं किया। वो बस अपना आखिरी मिशन पूरा करके अपने दादाजी के पास वापस जाना चाहता था, ताकि जल्द से जल्द वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ सके। फिर वो पीछे मुड़ा और उसने आयुर्वेदिक घोल की दूसरी बोतल उठाते हुए कहा, सर मुझे कुछ रुपए चाहिए। ये कहते हुए विराट वापस से उस आयुर्वेदिक घोल की आधी बोतल को घटक गया। जब विराट उन मंत्रों का उच्चारण करके अपने मन में इस किताब के नए पन्नों को खोल रहा था, तब से उसके शरीर में बहुत दर्द रहता था। जिस दर्द को कम करने के लिए वो एक आयुर्वेदिक घोल को अपनी दवा के तौर पर पीता था। हालांकि ये मंत्र उसे सिर्फ दर्द ही नहीं देते थे, जैसे जैसे वो उन पन्नों पर महारत हासिल करता जा रहा था, उसकी शक्ति भी बढ़ने लगी थी। वो अभी मार्शल आर्ट्स तो नहीं सीख सकता था, लेकिन उसकी ताकत मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट लोगों से कम नहीं थी। विराट की उस बात पर उसके गुरु ने कहा, मैं तुम्हें और रुपए नहीं दे सकता, मैंने पहले ही तुम्हें काफी रुपए उधार दिए हैं। ये सुनकर विराट ने अपने गुरु से कहा, ठीक है, फिर मैं खुद ही कुछ जुगाड़ करता हूँ। ये कहते हुए विराट ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और बहुत ही सफाई से उनके बगल में रखा हुआ उनका पर्स उठाकर शैतानी हंसी हंसते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उसके गुरु ने मन ही मन कहा, ये लड़का, इसके गुस्से का क्या होगा? ये कहने के बाद उन्हें ध्यान आया कि विराट बहुत ही सफाई से उनका पर्स वहां से लेकर जा चुका था। इस बात का एहसास होने पर वो भागते हुए दरवाजे के पास गए। क्या विराट के गुरु उसको अपना पर्स ले जाने से रोक पाएंगे और विराट के साथ मिशन में आगे होगा? जानने के लिए सुनिए विराट एक कर्म योद्धा का अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एक कर्म योद्धा के पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि विराट को उसके गुरु ने मेघालय से मुंबई एक मिशन के लिए भेजा था। जाते वक्त विराट ने अपने गुरु का पर्स चुरा लिया था। जब उसके गुरु को इस बात का एहसास हुआ तो वो विराट को रोकने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन विराट तब तक गायब हो गया था। ये देखकर उन्होंने गुस्से से अपनी मुट्ठी दरवाजे पर मारते हुए कहा, आने दो इसे वापस, तब बताऊंगा। फिर विराट ने मेघालय से दिल्ली के लिए बस पकड़ ली। रास्ते में वो बिल्कुल भी नहीं सोया और अपने मन में मंत्रों का ध्यान करके किताब के आगे के पन्नों पर ध्यान लगाने लगा। उस वक्त विराट मेघालय से दिल्ली पहुंच गया था। आज उसकी दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन थी। वो जब ट्रेन के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जगह पर विंडो सीट में एक लड़की अपना सिर झुकाए लेटी हुई थी। उसके बाल हर तरह के रंगों से रंगे हुए थे, जिसे देखकर विराट को वो लड़की थोड़ी अजीब लगी। फिर विराट ने उस लड़की को उठाते हुए कहा, मैम ये विंडो सीट मेरी है। उस लड़की से बहुत देर तक जवाब नहीं मिलने पर विराट गुस्से से उस लड़की की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आप दूसरी सीट पर बैठ जाइए, मुझे विंडो सीट पर बैठना है। उस लड़की का सुंदर गोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें थी। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और आंखों में नकली आईलैशेस लगाए हुए थे। लड़की के मुंह से अंकल सुनकर विराट ने भड़कते हुए उस लड़की से कहा, मैं तुम्हें अंकल दिखाई दे रहा हूँ, मेरी सीट से उठो। तभी उस लड़की ने विराट से कहा, टिकट दिखाओ। फिर उस लड़की ने विराट के हाथ से उसका टिकट ले लिया। विराट सिंह रायजादा, उम्र 24 साल। टिकट के हिसाब से तो तुम अभी जवान हो, फिर अपना ये हुलिया क्या बना रखा है? उस पर विराट ने कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब, मेरी सीट से उठो। मुझे यही सीट चाहिए प्लीज, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे टेबल पर सिर रखकर रेस्ट करने दो। ये कहते हुए वो लड़की वापस से अपना सिर सामने वाली छोटी सी टेबल पर रखकर लेट गई।
विराट को उस वक्त उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो उस लड़की को वहां से उठाकर एक तरफ पटक देता, लेकिन एक जेंटलमैन होने की वजह से वो उस लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता था। इसीलिए वो चुपचाप उसके बगल में जाकर बैठ गया। तभी उस कोच में एक नौजवान लड़का आया, जिसने काले रंग का जैकेट पहना हुआ था और स्टाइलिश से बाल बनाए हुए थे। उस लड़की को देखकर वो वहां रुक गया और उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड से कहा, मिल गई, ये बैठी हुई है। उस नौजवान लड़के की आवाज सुनकर उस लड़की की आंखें खुल गईं। फिर उसने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, ओफो, अब तुम लोग ऐसे ही भूतों की तरह मेरा पीछा करते रहोगे? तभी एक बॉडीगार्ड ने विराट से कहा, यहाँ से उठो, यहाँ हमारे सर बैठेंगे। ये सुनकर विराट ने उस आदमी से कहा, ये मेरी सीट है, मैं नहीं उठूंगा, और आंख बंद करके उस किताब पर ध्यान लगाने लगा। तभी उस आदमी ने गुस्से में विराट की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। उन दोनों में हाथापाई होने ही वाली थी कि तभी वो नौजवान आदमी उनके बीच में आ गया, जिसकी उम्र लगभग विराट के बराबर ही होगी। उसने अपने आदमी को रुकने का इशारा किया और फिर विराट को अपना टिकट दिखाते हुए कहा, ब्रो, मेरी सीट फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में, तुम वहां आराम से सो सकते हो, मुझे यहाँ बैठना है। तभी विराट ने उसे सीधा जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ ठीक हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। विराट की इस बात पर काले जैकेट वाले नौजवान को गुस्सा आने लगा। उसने फिर धमकी भरी आवाज में विराट से कहा, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़का राजपूत परिवार का एक बड़ा बेटा प्रिंस राजपूत था। राजपूत परिवार मुंबई के जाने माने अमीर और इज्जतदार बिजनेस परिवारों में से एक था। अपने परिवार के रुपए और पावर का प्रिंस को बहुत घमंड था और आज तक उसे किसी ने किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। इसीलिए विराट के रवैये को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था। तभी विराट ने प्रिंस से कहा, मेरा मूड भी आज कुछ खास अच्छा नहीं है, इसीलिए मेरा दिमाग खाना बंद करो और यहाँ से दफा हो। फिर वो आंख बंद करके उस किताब के मंत्रों पर ध्यान लगाने लगा। तभी प्रिंस ने मुस्कुराते हुए अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। उस आदमी ने विराट के बालों को कसकर पकड़ना चाहा, लेकिन बाल छोटे होने की वजह से उसके हाथ में नहीं आए। तभी विराट ने उस आदमी के पेट पर कसकर एक मुक्का मार दिया और वो आदमी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर जा गिरा। अपने आदमी को जमीन पर गिरा हुआ देख दूसरे बॉडीगार्ड ने गुस्से से विराट की तरफ बढ़ते हुए कहा, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर वो आदमी विराट के चेहरे की तरफ मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। विराट ने पलक झपकते ही एक हाथ से उसके अटैक को रोका और दूसरे हाथ से उसके सीने पर एक जोर से वार किया, जिस वजह से वो आदमी उस कोच से बाहर उड़ता हुआ दूसरे कोच की सीट पर टकरा गया। उस नजारे को देखकर वो लड़की दंग रह गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि जिस आदमी को वो कुछ देर पहले अंकल बुला रही थी वो इतना ताकतवर होगा। थोड़ी देर बाद अंकल विराट उन दो आदमियों से लड़ रहा था। उसने थोड़ी ही देर में अपने फाइटिंग स्किल से उन दोनों को दिन में तारे दिखा दिए थे। उस वक्त उनके कोच के पास भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग फाइट को एंजॉय कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, तो कुछ घबराए हुए दिख रहे थे। तभी प्रिंस राजपूत ने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों से एक आदमी पकड़ में नहीं आ रहा। मैंने तुम दोनों नालायकों को इसी दिन के लिए रखा था। मुझे इस आदमी की लाश चाहिए, मारो इसे। उसी वक्त विराट ने प्रिंस राजपूत को घुमाकर एक थप्पड़ मारा और प्रिंस सामने वाली कुर्सी पर जाकर गिर गया। तभी वहां एक टिकट कलेक्टर आ गया। उसने उन सभी को डांटते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? उस पर उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, हम लोग तो भाई भाई हैं, हम बस आपस में खेल रहे थे। ये सुनते ही टिकट कंडक्टर ने कहा, तुम लोग कोई छोटे बच्चे हो जो खेल कर रहे हो? मुझे अब यहाँ से शोर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मुझे तुम लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। तभी प्रिंस राजपूत ने टिकट कंडक्टर से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी सर, हम लोग आगे से नहीं खेलेंगे। ये कहते हुए वो विराट के बगल में जाकर बैठ गया। कंडक्टर के वहां से जाने के बाद थोड़ी देर तक सब शांत बैठे रहे। उसके बाद प्रिंस ने विराट को धमकाते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं कि आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। विराट ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और वापस से आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। तभी प्रिंस ने अपना हाथ विराट के कंधे के ऊपर रखते हुए कहा, तेरे अंदर बहुत गर्मी है, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। विराट को बहुत गुस्सा आया और उसने एक ही झटके में प्रिंस के हाथ की 2 उंगलियां मोड़ दी, जिस वजह से दर्द के मारे प्रिंस की चीख पूरे कोच में गूंजने लगी।
तभी प्रिंस ने विराट को धमकाते हुए कहा, आज तक मुझे मेरे माँ बाप तक ने कभी हाथ नहीं लगाया और तूने मेरी उंगली मोड़ दी। आज तू मुंबई रेलवे स्टेशन से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। ये प्रिंस राजपूत का वादा है। इस पर विराट ने कहा, काश तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में तुम्हें कुछ थप्पड़ लगाए होते तो अभी तुम्हें थोड़ी अक्ल होती और तुम बाहर के लोगों को अपना नौकर नहीं समझते। और अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी उंगली मोड़ी है। ज्यादा बकवास की तो तोड़ भी दूंगा। इस पर प्रिंस ने विराट को धमकाते हुए कहा, अच्छा तू हाथ लगाकर तो दिखा। उसकी धमकी सुनकर विराट ने झट से उसकी मुड़ी हुई एक उंगली को तोड़ दिया, जिस वजह से प्रिंस दर्द से बहुत तेज चिल्लाने लगा और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसके आदमी जो ये तमाशा देख रहे थे वो घबराहट के मारे पीछे हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ वो खूबसूरत लड़की विराट की इस हरकत से काफी इंप्रेस हो गई। उसके बाद विराट वापस से अपनी आंखें बंद करके ध्यान किताब पर देने लगा। वो लड़की अभी भी उत्सुकता भरी नजरों से विराट को देखे जा रही थी। जब थोड़ी देर बाद प्रिंस के हाथ का दर्द थोड़ा कम हुआ तो वो विराट के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। फिर उसने विराट को धमकाते हुए कहा, अगर मैंने तुझे मुंबई के रेलवे स्टेशन से जिंदा बाहर जाने दिया तो मेरा नाम प्रिंस राजपूत नहीं। ये सुनकर विराट ने अपनी आंखें खोली और प्रिंस को घूरने लगा, लेकिन उसने प्रिंस से कुछ नहीं कहा। तभी उस लड़की ने विराट से कहा, हाय मेरा नाम अनुष्का चौहान है। मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? अनुष्का चौहान भी मुंबई के अमीर और ताकतवर परिवार की बेटी थी। उसके पापा और प्रिंस की पापा की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो प्रिंस राजपूत की तरह घमंडी नहीं थी और एक सुलझी हुई लड़की थी। तभी प्रिंस ने विराट से कहा, अच्छा तो तुम्हारा नाम विराट है? ये कहते हुए प्रिंस ने विराट का नाम याद कर लिया था। तभी उस लड़की ने प्रिंस से कहा, प्रिंस आज से विराट मेरा बॉडीगार्ड है, इसीलिए तुम उसे परेशान करने की भी सोचना मत। ये कहने के बाद वो लड़की वापस से विराट की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर प्रिंस राजपूत ने हंसते हुए कहा, ये और तुम्हारा बॉडीगार्ड बनेगा? देखो तो इसे, ये इतना एरोगेंट है। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए अपना एटीट्यूड थोड़ा कम करेगा? वो तुम्हारी तरफ देख तक नहीं रहा है। विराट ने उन लोगों की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आंखें बंद ही रखी। तभी उस लड़की ने विराट को थोड़ा करीब आकर कहा, विराट तुम्हारी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे एक पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? तभी विराट ने अनुष्का पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम चुप रहो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। विराट के उस रवैये को देखकर अनुष्का को बहुत बुरा लगा और वो अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। उसी वक्त प्रिंस को अपने फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कल सुबह उनकी ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी और प्रिंस ने विराट को सबक सिखाने के लिए अपने आदमियों का इंतजाम कर लिया था। फिर प्रिंस ने मन ही मन कहा, अब तुझे पता चलेगा कि प्रिंस राजपूत पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। अगली सुबह करीब 8 बजे उन लोगों की ट्रेन मुंबई पहुंच गई थी। मुंबई पहुंचते ही विराट ने अपना बैग उठाया और ट्रेन से बाहर आ गए। उसके पीछे पीछे अनुष्का और प्रिंस भी बाहर आ गए थे। बाहर स्टेशन पर प्रिंस राजपूत ने विराट को पीटने के लिए करीब 20 गुंडे भिजवाए थे, जो विराट के ट्रेन से उतरने का इंतजार कर रहे थे। अनुष्का उन गुंडों को देखकर समझ गई थी कि प्रिंस विराट के साथ क्या करने वाला था। उसने एकदम से विराट का रास्ता रोकते हुए कहा, विराट रुक जाओ, एक बार और सोच लो। अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छी सैलरी भी दूंगी, कम से कम महीने की 1 लाख रुपए। अनुष्का जानती थी कि अगर विराट उसका बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो जाए तो प्रिंस के आदमी विराट को हाथ नहीं लगा पाएंगे। तभी विराट ने अनुष्का से कहा, मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने का कोई शौक नहीं है। ये सुनकर अनुष्का को बहुत गुस्सा आ गया और उसने विराट से ताव में कहा, ठीक है जाओ जाकर मरो। फिर अनुष्का ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है इस आदमी का दिमाग खराब है। यहाँ इतने लोग मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए मरे जा रहे हैं। इतनी सैलरी तो एक इंजीनियर को नहीं मिलती जितनी मैं इसे अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए दे रही हूँ, और ये मुझे ही ताव दिखा रहा है। पर अनुष्का ने प्रिंस को रोकते हुए कहा, प्रिंस उसे जाने दो प्लीज। उस पर प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हारी खातिर मैं उसे सिर्फ इतना ही मारूंगा कि वो मरे ना। यह कहने के बाद प्रिंस ने अपने कुछ आदमियों के साथ अनुष्का को सेफली स्टेशन के बाहर खड़ी अपनी ऑडी में बिठा दिया। फिर प्रिंस ने अपने आदमियों से कहा, वो विराट का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? उसे आज अगर मैंने दिन में तारे नहीं दिखाए तो मेरा नाम प्रिंस राजपूत नहीं। चलो।
क्या विराट उन 20 खतरनाक गुंडों का अकेला सामना कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए विराट एक कर्म योद्धा का अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।